अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूं काशिफ बशीर खान। व्यूअर्स, आज की अपडेट्स आपसे शेयर करूंगा, फिर उस पर बात करेंगे आखिर कब तक में। आज की सबसे पहली जो अपडेट है वो तो ये है कि पेशावर में पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसमें तकरीबन तमाम ही रहनुमाओं ने शिरकत की है, इंक्लूडिंग अली अमीन गंडापुर। उसमें जो अली अमीन गंडापुर थे, आज वो अग्रेसिव उनकी लैंग्वेज थी। उन्होंने कहा, जी मेरा चैलेंज है कि अगर मेरी हुकूमत गिरा गई, सियासी तरीके से गिराई गई, तो सियासत छोड़ दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा, जी 9 मई बहाना था, बानी पीटीआई निशाना थे। ये ऐसा कहना है अली अमीन गंडापुर का। और ये भी कहा उन्होंने जी कि हकीकी आज़ादी के हसूल तक हमारी जमहूरी जद्दोजहद जारी रहेगी। इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा ये अदलिया पर हमला है। और जुनेद अकबर ने इस इजलास में कहा कि खान साहब की क़यादत तले हम सब मुतहद हैं। बैरिस्टर गौहर ने भी इसमें शिरकत की। उन्होंने कहा, जी मुज़ाकरात पे हम करने के लिए तैयार हैं, और लेकिन जो बानी है इमरान खान तहरीक इंसाफ के, उनका जब हमें उनकी हदायत के तहत ही बातचीत होगी, अगर हुई तो। इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी को अवाम ने फैसला दे दिया था जिसे रोंदा गया है, और उसके नतायज सबके सामने हैं। इसके अलावा आज इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें जो कि सस्पेंड हुई हुई थी, जो कि अपने उनकी तनासब के हिसाब से ज़्यादा सीटें बाकी पॉलिटिकल जमातों को दी गई थी, उनको सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला और कंप्लीट फैसला, जिसे ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहते हैं, उसके आए बगैर ही बहाल कर दी। और इस तरीके से जो मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद है, इसको 2/3 मेजॉरिटी जो है वो ईवान में मिल गई है। उसके बाद वो किसी किस्म की भी जो आइनी अमेंडमेंट है वो कर सकते हैं। तो उसके अलावा जो एक और अपडेट है कि आज केपीके के गवर्नर जो है फैसल करीम कुंडी साहब, उन्होंने मुलाकात की है वजीर आजम शहबाज शरीफ से। आज डिस्कस करेंगे कि क्या खैबर पख्तूनख्वा सूबाई हुकूमत ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा किया गया, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ख़त्म किया गया या गवर्नर राज लगाया गया, तो उसके असरात क्या होंगे मुल्की सियासत पर, और बिलखसूस के पीके की सियासत के ऊपर। इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि हुकूमती इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत मिलने से क्या पाकिस्तान में जो एक पॉलिटिकल केओस है, सियासी अदम इस्तेकाम है, क्या वो सियासी इस्तेकाम हासिल हो सकेगा। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके ऊपर मैं चाहूँगा कि मेरे दोनों गेस्ट और जो हमारे लाइन पे गेस्ट होंगी वो भी अपना टेक ज़रा भरपूर दें, कतई नज़र किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन के, कि क्या ताकत का इर्तकाज जो है मुतलकुल अनानियत को जन्म नहीं देगा, और इसके अलावा ऑपोजिशन को कुचल कर क्या हुकूमत जमहूरी हुकूमत कहलाई जा सकती है किसी भी रियासत के अंदर। और एक और खबर भी ले लीजिए कि टीवी पर लाइसेंस फीस को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ख़त्म किया था, लेकिन आजकल में जो बिल आ रहे हैं उनमें वो बिल जो जो फीस है, टेलीविज़न फीस, पाकिस्तान टेलीविज़न की फीस जो 4-5 दहाइयों से आवाम से वसूल की जा रही है, वो एज इट इज़ लगाई गई है, टैक्सेस भी वैसे ही हैं। और तहरीक इंसाफ ने 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान किया है। ये डिस्कस करेंगे कि ये एहतजाजी तहरीक कैसे होगी, और एंड में फिर वही कि क्या मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ को कुछ सियासी फ़ायदा हासिल होगा। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ है। मियाँ वही साहब है, इनका ताल्लुक काफली से। हमें मैं साहब वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी और मच। मुस्तफा कमाल पाशा साहब तशरीफ़ हैं, वेलकम टू द शो जी। थैंक यू। मैं साहब आपसे शुरू करते हैं। आज जो पेशावर में इजलास हुआ है उसमें पीटीआई की जो अवेलेबल क़यादत है सारी तकरीबन तमाम शामिल थे। उन्होंने एक तो इमरान खान से इजहार यकजहती किया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी जमात में कोई जो है इख्तलाफ नहीं है। बड़ी जमातों में इख्तलाफ तो होते ही हैं, वो चलते थे, वो जमहूरियत की खूबसूरती है। क्या कहेंगे आप इस पर, क्योंकि आज की जो लैंग्वेज थी बड़ी अग्रेसिव थी अली अमीन गंडापुर की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि कब अग्रेसिव लैंग्वेज नहीं रही उनकी, लेकिन जो कुछ होता रहा वो आपके सामने है। और जो उन्होंने कहा कि इख्तलाफ नहीं है, वो अभी भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये समझ से बाहर है कि इख्तलाफ तो खुल के सामने आ गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये वाहद पार्टी है जिसका कोई मौक़िफ़ जो है ना वो एक है ही नहीं।
आप देखें कि एक तरफ जो बात होती है, अलीमा खान जो है ना, वो खान साहब की बात जो है ना वो आके करती हैं, उसके बाद गौहर साहब हैं वो अलग से बात कर रहे होते हैं, अली अमीन गंडापुर साहब अलग से बात करते हैं, और इसी तरह जो है ना बाकी तमाम लीडरान जो है ना, और मेरा ख्याल है कि ये तंजीम नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ख़ास तौर पे आज जो पार्टी का अगर ये इतना ही इत्तेफाक की बात है, जो आज जेल से एक वो उसे क्या कहेंगे, खत कहेंगे क्या है, जो शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद और उन लोगों की तरफ से है, तो उसके बाद तो बात खुल के सामने आ गई है कि यहाँ पे पार्टी वाला तो सीन ही कोई नहीं है कि भाई उन नहीं, लोगों आप उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्या कहते हैं उस खत की, क्योंकि वो जिस किस्म का लिखा हुआ नाम लिखे हुए नीचे, देखें वो बिल्कुल ठीक है जी। मेड बी अ डिस इन्फॉर्मेशन। नहीं, इतनी बात तो नहीं है, वो तो पूरा सारा दिन आज डिस्कस होता रहा हर जगह पे, और वो बात मेरा ख्याल है कि ये बहुत पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि ये पार्टी के अंदर आप देखेंगे उन लोगों को किसी ने पूछा है, यहाँ ये अजीब पार्टी है कि एक बंदे के अलावा कोई पार्टी में दूसरा नाम ही नहीं है, और एक अरसे से वो भी तो वो भी तब से ही जेल में है जब से खान साहब जेल में, तो उनका किसी ने जिक्र ही नहीं किया। पार्टी के अंदर कोई तंजीम नाम की तो पहले ही चीज नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त आज के हालात में अगर ये समझें, तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त चाहिए ये है कि वो सियासी वो रास्ता निकालें जो सियासत का मतलब है। किससे बात करें, आप क्या कहते हैं? सर मैं हमेशा इस बात के हक में रहा हूँ कि सियासी कुफ्तों से बात होनी चाहिए, वो जमहूरी कुफ्तों से बात होनी चाहिए। अगर ये अपनी स्पेस बनाना चाहते हैं, अपनी जगह बनाना चाहते हैं, और जिनके खिलाफ वो बात करते हैं, जिनके खिलाफ वो खड़े हैं, जिस पे आज सारी बात हो रही है, जिनके अभी भी आप मुज़ाकरात भी शुरू हो जाएं तो एक बयान आना है खान साहब का, सारे के सारे मुज़ाकरात उड़ा के रख देने। नहीं, आपको याद है कि पहले 5-6 माह पहले मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या है देने के लिए, जी कुछ नजर नहीं आता। मुझे मुझे काश साहब एक बात मुझे बता दें कि अगर तो ये किसी एक जगह जहां जिनके खिलाफ ये खड़े बात कर रहे हैं, अगर उनके रोल को कम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे? क्या उन्हीं से मांग के करेंगे? ये जब तक सियासी कुफ्ते, सियासी ये सारी पार्टियां इकट्ठी नहीं होती, सियासी लोग इकट्ठे होकर बात नहीं करते, अपनी जगह नहीं बनाते, अपने रूल तय नहीं करते, मैं नहीं समझता कि ये कभी भी अपनी जगह बना सकेंगे। डोंट यू थिंक कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमेशा हर दौर में ही तमाम सियासी जमातें जो हैं कम से कम पार्लियामेंट की बका के लिए एक पेज में कभी भी नहीं, बल्कि अभी देखेंगे, अभी भी अगर जहां से ये मांग रहे हैं, अगर ये आ जाते हैं एक हाँ, लम्हे तो स्पेस तो एक लम्हे के लिए चले, आज ये जेलों में है, कल वो चले जाएंगे, कल थे फिर वो चले जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी वो जमहूरी रवायात जो इस मुल्क के अंदर है, वो जमहूरी तो कह ही नहीं सकते। अब वो जो आप बात करते हैं कि सियासी रोल जो है वो कम किया जाए मुख्तलिफ हलकों का, वो मिल के वो तभी होगा ना जब ये मिल बैठेंगे। आपको शायद याद हो कि एक दफा बेनजीर भुट्टो ने मियां साहब को बुलाया था जी, ये अपोजिशन लीडर थे, तो इन्होंने टाइम देके ये नहीं गए थे। उस वक्त भी यही मामला था, 58(2) भी खत्म करनी थी। अभी देखें कि जब खान साहब के दौर में भी पार्टियां यही बात करती रही, इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और बल्कि उनके कुछ ऐसे हसास इश्यूज के ऊपर भी बाजवा साहब उनसे बात करते रहे हैं, खान साहब उनसे मिलने भी नहीं आए। तो मैं समझता हूँ कि आज भी अगर वो जमहूरियत की बात कर रहे हैं, मुल्क के अंदर जो है ना वो जमहूरियत के को परवान चढ़ाने की बात करते हैं, तो फिर उनको इन्हीं कुफ्तों के साथ बैठना होगा, इन्हीं के साथ मुज़ाकरात करने होंगे। जो वो खत है उसको भी देख लें, तो उसका लेकिन वो खत की भी जो बात है, मैं थोड़ा सा मेरा इंटेक ले लीजिए, क्योंकि जिस बुरी तरह निशाना रियासती जबर का पीटीआई है, तो आप समझते हैं कि इतना उनके पास स्पेस था कि वो मुशावरत कर सकते या फिर अपनी को पॉलिसी बना सकते? मतलब ऑनेस्टली इसके ऊपर। हाँ सर, मुझे एक बात बताएं कि जबर कब नहीं रहा, और ये इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर भी सियासतदानों का है। अगर ये मिल के एक दूसरे के गिरोबानों में हाथ ना डालें, एक दूसरे को गिराने की कोशिश ना करें, और ये हर एक को अपनी उसी तरह इज्जत समझें। और देखें आज जो चादर और चार दीवारी की बात होती है, मुझे ये बताएं कि इनसे पिछला दौर जो 3.5-4 साल गुजरा है, आप मुझे बताएं कि बाकी जमातों के लीडरान कहाँ थे? वो जेलों में नहीं थे? वो जेलों में ही थे। तो क्यों ये सारा कुछ हुआ? अगर ये इन्होंने लीडरशिप दिखानी थी तो ओपन करते, उसको जो है ना उन्हें भी मौका देते, आज इनको भी। और मैं आज अपनी हुकूमत से, हम आलाए हैं, हम हुकूमत का हिस्सा हैं, मैं अपनी हुकूमत से भी यही कहूँगा कि बिल्कुल जो है ना वो सियासी केसेस नहीं होने चाहिए। अगर हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ाना है, जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, तो हमें मिल बैठना है, और मिल बैठ के पॉलिटिकल जंग होनी चाहिए। जी बिल्कुल। जी भाई साहब, आपका टेक इसके ऊपर, पार्लिमानी पार्टी का इजलास क्योंकि मुश्किल में तो है पीटीआई ना जी? देखिए बात यह है कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये पीटीआई भी, हुकूमत भी और हमारी मुक्तदरा भी कॉन्ट्राडिक्शंस का शिकार है बुरी तरह। राइट।
पहली कंट्राडिक्शन तो ये है कि 9 मई का जो सानहा है उसको कहा जाता है कि ये रियासत पर हमला है, और रियासत पर हमला करना जो है ये गद्दारी के जुमरे में आता है। राइट। और उसके लिए इमरान खान और पीटीआई को मुजरिम या मुल्ज़िम ठहराया जाता है। एक बयानिया ये है हुक्मरान जमात का और हमारी मुक़्तदरा का। दूसरी तरफ उसी जमात के साथ, उसी क़यादत के साथ जमहूरियत बचाने के लिए, पार्लिमान को ताकत देने के लिए उसके साथ मुज़ाकरात की बात होती है। क्या ये तज़ाद नहीं है कि किसी गद्दार के साथ, किसी रियासत दुश्मन पार्टी के साथ क्या मुज़ाकरात किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। अगर रियासत का और हमारी हुक्मरान इत्तेहाद का ये बयानिया दुरुस्त है कि पीटीआई और इमरान खान ने रियासत पर हमला किया था और 9 मई जो है वो एक सानया है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, मैं समझता हूं। ठीक हो गया। दूसरी तरफ इसमें एक और टेक ले लीजिए। जो मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर गुजरांवाला के जलसे और दूसरों में जो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनके खिलाफ जो बोलते रहे, उसको आप क्या कहेंगे? अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने या पीपल्स पार्टी ने कभी भी रेड लाइन अबूर नहीं की, सुर्ख लाइन। सुर्ख क्या, वो तो येलो लाइन को भी उन्होंने कभी टच नहीं किया। पीपल्स पार्टी भी जर्नैलों का नाम लेकर उनको मुजरिम या मुल्ज़िम ठहराती रही। गुजरांवाला के जलसे में तो मियां नवाज शरीफ ने उस वक्त के आर्मी चीफ बाजवा साहब हाँ, वही जर्नैल का नाम लिया ना। नहीं, वो जर्नैल नहीं, फौज को मिलान नहीं फौज किया। के सरबराह फौज को, मेरी सुन लीजिए, फौज को बतौर इदारा ना पीपल्स पार्टी ने कभी मिलान किया ना नून लीग ने। बहरहाल ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब आपने, ये एक कंट्राडिक्शन है, मुज़ाकरात होने चाहिए। मैं ये समझता हूं कि ये बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अगर रियासत और हुक्मरान इत्तेहाद ये समझता है कि पीटीआई और इमरान खान 9 मई के मुजरिम हैं तो उनको सजा देनी चाहिए। जो रियासत के मुजरिम होते हैं उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाते। नंबर 1 ये कंट्राडिक्शन है। दूसरी तरफ पीटीआई जब कहती है कि ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है, नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, इनकी तो कोई औकात ही नहीं है, और जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे उसमें पीटीआई के मैंडेट पर डाका डाला गया। अगर इनका ये बयान सही है, इनका बयानिया ठीक है, तो फिर ये असेंबलियों में क्यों बैठे हुए हैं? फिर इन्होंने 26वीं आनी तरमीम के लिए 10 जो कमेटी होती है उसकी 10 नशिस्तें हुई थी, उसमें 9 के अंदर आपका मतलब रिजाइन कर दें? जी नहीं, मेरी सुन लेना जी जी। उन 9 में से 10 में से 9 मीटिंगों के अंदर पीटीआई की क़यादत ने शिरकत की थी। 10वीं का उन्होंने बाइकाट किया था। तो इसका मतलब ये है कि उनके बयानिए के अंदर भी तजाद है कि वो एक चीज को मानते ही नहीं है और फिर उधर बैठे हुए हैं, उधर से तनख्वाहें लेते हैं। और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि पीटीआई के 80+ कौमी असेंबली के मेंबरान ने तहरीरी तौर पर लिखा था स्पीकर को कि हम तनख्वाहें बढ़ाने का जो बिल है चाहते हैं कि वो असेंबली में पेश हो। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। ठीक है, हर दौर में जब इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं, रिटर्न लिख के दिया इन्होंने, अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे ठीक है, तो ये पीटीआई के बयान के अंदर भी तजाद पाया जाता है। अब तीसरी बात, आप जिस जमहूरियत की बात करते हैं, आपने बड़ी इंट्रो बहुत अच्छा दिया, और आप जमहूरियत की बात करते हैं, पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करने की बात करते हैं। मियाँ साहब ने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े मीठे मीठे अल्फाज में बातें कही हैं। मुझे ये बताइए, इस वक्त 3 कौमी सियासी जमातें हैं, पीटीआई, नून लीग, पीपल पार्टी। मैं आपसे पूछता हूं कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अगर नवाज शरीफ फैमिली को निकाल दिया जाए, जवाब क्या आएगा? 0। पीपल्स पार्टी से अगर जरदारी और भुट्टो फैमिली को निकाल दिया जाए तो जवाब क्या आएगा? 0। पीटीआई से इमरान खान और उसकी बेगम साहिबा और उनकी बहनों को निकाल दिया जाए तो जवाब क्या आएगा? 0। तो ये तो जमातें हैं ही नहीं। आप जिस जमहूरियत की बातें कर रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं कि इन जमातों के अंदर भी जमहूरियत कतई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरी निजाम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर शख्सी अफरादी निजाम है। 70 के बाद से आप देख लीजिए, कॉर्पोरेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बिल्कुल। और इसलिए जमहूरियत की बात करना, पार्लिमान को मजबूत करने की बात करना, आप देखिए पाकिस्तान की 70 के बाद की तारीख के अंदर जो सबसे बड़ा जमहूरी इकदाम हुआ था पार्लिमान को मजबूत करने के लिए, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और मोहतरम नवाज शरीफ साहब के दरमियान
COD चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, उसके तहत ये हुकूमत में नहीं कतर नहीं। अच्छा। उसके अंदर लिखा हुआ है कि इन दोनों में से कोई जमात जो है वो मुक्तदरा के साथ राब्ता नहीं करेगी। हाँ। नून लीग जो है, क्या ये मुक्तदरा के साथ राब्ता करके उनके आशीर्वाद से हुकूमत में नहीं आई? क्या पीपल्स पार्टी मुक्तदरा की तमाम शराइत मिला के नहीं आई? क्या अब पीपल्स पार्टी, नून लीग, शहबाज शरीफ साहब तो वो खुल के कहते हैं ना, वो तो जो मीटिंगें होती हैं उसके अंदर बराबर उन्होंने आर्मी चीफ को बिठाया होता है और वो खुल के कहते हैं, वो इस बारे में किसी शर्मिंदगी का इजहार नहीं करते। तो क्या पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, पीपल्स पार्टी क्या मुक्तदरा के साथ हाथ से हैंड इन हैंड करके आगे नहीं चलते हैं? ठीक हो गया। तो फिर आप ये मतलब जमहूरियत की बातें करते हैं, ये बिल्कुल बच्चों वाली बात है। कोई जमहूरियत नहीं है, यही निजाम 70 के बाद से चल रहा है, यही निजाम चलता रहेगा। लेकिन पाशा साहब अब क्या करें कि जाहिर है कि आपका 73 का आइन भी है, चाहे उसमें कितने टांके लग गए हैं, तो उसके तहत तो जमहूरियत की बात होगी, पार्लिमानी निजाम की। तो ये है ना, पार्लिमान कायम है, इलेक्शन हुए हैं, पार्टियों ने इक़्तिदार संभाला है, 26वीं आईनी तरमीम भी हो गई है, पार्लियामेंट चल रही है, अदालतें काम कर रही हैं। मियां साहब मुझे बताइएगा कि आज इलेक्शन कमीशन ने जो एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आना था उसका भी वेट नहीं किया और वो बहाल कर दी, बल्कि वो भी बहाल कर दी कि जो जिनके ऊपर उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे किया है कि आप नहीं उठा सकते, और उसके बाद 2/3 मेजॉरिटी हुकूमती इत्तेहाद के पास आ गई है और वो सया सफेद कर सकते हैं, जैसे भी कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आज मुलाकात भी हुई है गवर्नर KPK के हमारे दोस्त हैं, लेकिन बात यह है कि अब ये जो मुलाकात हुई है उसको उस तनाज़र में देखा जा रहा है कि KPK की हुकूमत जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, जिसके ऊपर आज गंडापुर साहब भी बोले हैं। तो ये जो अगर वहाँ पर हुकूमत ख़त्म की जाती है अक्सरियती पार्टी की, तो उसके असरात क्या होंगे? या गवर्नर आज अगर लगाया जाता है फैसल करीम कुंडी साहब, हमारा जो डेमोक्रेसी की जब बात कर रहे थे पाशा साहब, हमारा अलमिया भी ये है कि हारे हुए तमाम लोग जो हैं उनको कोई ना कोई सीटें दे दी जाती हैं। फैसल करीम कुंडी साहब 2008 के बाद कोई इलेक्शन जीते, अभी भी वो हारे थे, लेकिन उनको गवर्नर लगा दिया गया। पंजाब के गवर्नर भी ऐसे हैं, तमाम ऐसे हैं। आपका टेक इसके ऊपर? मेरा ख्याल है कि आपने जो भी बात की ना KP की जो है ना गवर्नर आज का, तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त बहुत ख़तरनाक होगा, क्योंकि आप एक बात देखिए कि अब मुहर्रम के बाद, यानी 10 मुहर्रम के बाद जो कॉल दे रहे हैं एहतजाज की PTI से, तो आपके सामने एहतजाज कहाँ पे है? पूरे पाकिस्तान के अंदर वाहद एक सूबे के अंदर से ही लोग आते हैं, ना पंजाब में है ना सिंध में है, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट है ना जी वहाँ। हाँ, लेकिन वही कह रहा हूँ कि अगर आज वहाँ पे आप वो बदलते हैं, चेंज करते हैं, एक तो अक्सरियत है, तो मेरा ख्याल है कि उनको हुकूमत करनी चाहिए। और वो जो गंडापुर साहब है वो पहले भी कोई गवर्नमेंट से इस तरह का मेरा नहीं ख्याल कि मरकज से उनका कोई टकराव है। वो आप जब बैठते हैं आपके सामने है जितने भी कोऑर्डिनेशन में है, और वो कहते हैं कि जब वो हमारे साथ बैठ के बात कर रहे होते हैं तो वो गंडापुर नहीं लगते जो वो आवाम के अंदर खड़े होकर बात करते हैं। वजह यह है कि वो उन्होंने सूबा भी चलाना है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप मौका देंगे एजिटेशन के लिए, एक जवाज जो है ना वो मुहैया करेंगे, और वो होना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हाँ खतरनाक है, और वैसे भी हक ये है ही नहीं, असूली बात ही नहीं है, क्योंकि वैसे तो पाशा साहब ने यहाँ जमहूरियत बिल्कुल ख़त्म ही कर दी। और मैं तो समझता हूँ कि ये बात आज की हम नहीं कह रहे, ये पाशा साहब की बात इस हद तक ठीक है कि ये जिस तरीके के लोगों को ला के आप अगर इन्हीं को सामने करना है तो फिर खुद ही, क्योंकि आज देखेंगे आज पाकिस्तान इस वक्त आज के हालात के अंदर जो पाकिस्तान को दुनिया के अंदर कुछ जितनी भी उसको पजीराई है, जितनी भी बात हो रही है, आपकी मैशत का मामला है, आपके जो है ना वो असला लेने की बात है, आपके बाकी सफारती हल्के हैं, जो कुछ भी इस वक्त है वो आज आपके आर्मी चीफ के या आपके उस अदारे के बगैर कोई आप पे ना एतबार करता है, ना आपको कोई वहां पे क्रेडिबिलिटी नहीं। हाँ जी, आपको जहां जाना पड़ता है। और इतना बड़ा एक काम जो आप देखें कि अमेरिका के जो सदर ने बुला के आपके आर्मी चीफ से, हालांकि ये आज तक ऐसा वहां पे नहीं हुआ नहीं। और यहाँ पे हमारी हुकूमतों का हाल ये रहा है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो है वो वहाँ के सदर के एक टेलीफोन की कॉल का इंतजार करते करते कई साल जो है ना वो तरसते रहते हैं। उन्होंने मुलाकात भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुलाकात की है, लेकिन फुटेज या पिक्चर उन्होंने कोई जारी नहीं की है।
नहीं, लेकिन उन्होंने देखिए जो पाकिस्तान के लिए आज के हालात हैं, देखिए आज आपके सामने है कि आपके हमसाये में जो आपका दुश्मन बैठा है उसको सफारती महाज पे हर जगह पे जिस तरह से उनकी हजीमत हो रही, जिस तरह से उनको नाकामी हो रही है, उसके पीछे क्या वजह है? वजह यह है कि आज जो इस वक्त सुपर पावर है वो आपको जो है ना पूरी अहमियत दे रही है। आपके आर्मी चीफ को बुलाना, वहां पे उनके साथ लंच करना और उनके साथ बैठ के, और फिर आज मीर साहब मुझे एक बात बताइए कि जिस किस्म के एक्ट्स और जिस किस्म के उसकी सारी सरगर्मियां हैं डोनाल्ड ट्रंप की, अनप्रडिक्टेबल है वो, ये तो समा, तो हम क्या हमारे जो मुख्तदर हल्के हैं या हमारी गवर्नमेंट है, हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं जी? मेरा ख्याल है कि हम अगर इसको दूसरे तनाजर में देखें, जब तक हमारा कश्मीर का मसला हल नहीं होता और जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, आप कभी भी ना सोचें कि इस पूरे खित्ते के अंदर को अमन वाली बात होगी। ट्रंप जो मर्जी कहे, आपने देखा कि उन्होंने यूक्रेन वाली बात क्या की और कब अटैक हो जाता है, उन्होंने ईरान के लिए क्या बात की और अटैक हो जाता है। और इंडिया ने तो रिफ्यूज कर दिया ना उसकी बात को, ट्रंप की बात मानने के लिए वो तैयार बजाय नहीं नजर आ रहा, लेकिन उनकी ट्रेड पॉलिसी के ऊपर भी डिफरेंस आ रहा है इस वक्त। लेकिन एक बात यह है कि लेकिन मानी उन्होंने उन्हीं की है, और आज भी इंडिया के पास, आज अमेरिका के अलावा मुझे बता देना कोई एक भी इसराइल या अमेरिका के अलावा उनके पास कोई चीज है इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर? अमेरिका भी उस तरह से ऑन नहीं कर रहा, स्वाय इसराइल के पूरे जो है ना वो दुनिया के अंदर इंडिया इस वक्त अकेला हो गया। और उसके पीछे मैं समझता हूँ कि वजह यह है कि उन्होंने जो काम शुरू किया है वो देखने, असल में ये आज की बात नहीं है, वो हमारी जंग से भी पहले की बात है। उन्होंने जो कनाडा में किया, जो अमेरिका में किया, जो पाकिस्तान के अंदर किया, जो दहशतगर्दी करने की कोशिश की है, वो अपने आप को एक ऐसी ताकत समझ बैठे हैं, वो हेजेमनी की जंग लड़ रहे थे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हालांकि इस तरह की कोई बात नहीं है, और आज दुनिया बदल रही है। और आज आप देखेंगे, और दूसरी एक और दुनिया में ताकत के नए महवर खुल, दूसरी एक और बात काशिफ, बहुत जरूरी जो बात है वो आज अहम बात यह है कि आज आपको पहले की तरह देखें, वो एक जमाने में अमेरिका से भी, रशिया से भी, हर एक के साथ ताल्लुक रख के वो अपना काम निकाल। आज आपको एक अलाइन जो है ना वो एक तरफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। और आज मैं समझता हूँ कि हमें ट्रंप से ज्यादा अपने खित्ते के अंदर अपने दोस्तों के साथ, यस, हमें चाइना की कीमत पे कभी भी किसी के साथ इस तरीके से आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने। भाई साहब, हाउ डू यू सी वजीर आजम की और गवर्नर केपी की मुलाकात? बज़ाहिर तो वो किसी और थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कोशिश हो रही है कि गवर्नमेंट जो है चेंज कर, उसको चेंज करके इनको क्या मिलेगा? अब 2/3 मेजॉरिटी मिल गई, एब्सोल्यूट पावर है आपके पास, और एक सूबे में आप जो है गवर्नमेंट, अगर गवर्नर राज लगा देते हैं या गवर्नमेंट ख़त्म कर देते हैं तो उसके असरात क्या होंगे? और ये भी ज़रा माहिराना राय दे दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने फौरी तौर पर जो है मखसूस नशिस्तों वाला वो बहाल कर दिया, वेराज जो 8 जजेस का फैसला था उसके ऊपर 1 साल भी नहीं उन्होंने एक्ट नहीं किया था। अच्छा खान साहब, पहली बात तो ये है कि आपको किसने ये कहा है कि हुकूमत केपीके की गिराने जा रहे हैं? ये तो ऐसे ही, मतलब मेरा जाती ख्याल है, मैं आपको नहीं कह रहा। हमारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनको बिल्कुल, जिनका मुतालिया सिफर है, जिनको सियासत की बे किधर होती है वो भी नहीं पता, वो कह रहे हैं कि जी वो मुलाकात हुई है तो छड़ने जा रहे हैं। मतलब इट इज नॉनसेंस। मेरी बात सुन ले, ये ले लीजिए, केपी में अरकान भी तमाम जो है वो आजाद डिक्लेयर हो गए। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, केपीके के अंदर इस वक्त पीटीआई की हुकूमत नहीं है, ठीक है? जो गंडापुर साहब हैं वो आपका, उसको नामजद तो इमरान खान साहब ने किया था, लेकिन अब वो इमरान खान साहब के नुमाइंदे नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उन्होंने इमरान खान के खली वली करके बजट जो है उन्होंने मंजूर करवा लिया है। और इमरान खान साहब की बहन मोहतरमा ने, अलीमा खान साहबा ने कहा कि इमरान खान सिफर हो गया, माइनस इमरान खान। मेरे ख्याल में हम अलीमा खान के बयान को ना डिस्कस करें, पॉलिटिकल रोल नहीं है उनका, हो गया। अमलन गंडापुर साहब जो हैं इस वक्त वो मुक्तदरा के साथ मिलकर हुकूमत चला रहे हैं, राइट? और ये बिल्कुल बात दुरुस्त नहीं है कि वहां पर हुकूमत गिराने का कुछ। अच्छा, राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट ले लीजिए, जो उन्होंने कहा कि जी अब वहां पर आजाद हो गए हैं, और जाहिर है कि वो पके हुए फल की तरह वो जरखेज जो है उधर जाएंगे। मेरा एक पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जर्वर के तौर पर
ये बिल्कुल कैटेगोरिकल मेरा ये ओपिनियन है कि कोई केपी में तब्दीली नहीं आ रही। केपी में गंडापुर का एक मोमल सी पीटीआई की हुकूमत का मौजूद रहना जो है मौजूदा सेटअप के लिए बहुत जरूरी है और वो ये कायम रहेगा। अगर वो रिजाइन कर जाएं उधर से तो फिर गंडापुर कर जाएं या एमपीएस कर जाएं उनके सारे, फिर क्या होगा? नहीं मतलब देखें आगे उन्होंने पॉसिबिलिटीज का नाम है सियासत। आगे उन्होंने पंजाब और केपीके में रिजाइन करके जो सबक हासिल किया है मेरे ख्याल में आप बिल्कुल ऐसा वो नहीं करेंगे। ये देख लीजिएगा, आप भी इधर है मैं भी इधर हूँ, ये हुकूमत ऐसे ही कायम रहेगी, ऐसे ही तावन करती रहेगी और पीटीआई भी कभी इस चीज को अवामी मसाइल तमाम पाकिस्तान में ऐसे ही चलेंगे। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ। जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, इलेक्शन कमीशन के फैसले को ही इंडोर्स किया है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, इसलिए डिटेल फैसले की जरूरत नहीं है। उन्होंने बता दिया कि जो पीटीआई की वो थी, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था उसको अनडू किया था सुप्रीम कोर्ट ने। हुकूमत ने अपील की, सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच ने हाई कोर्ट के उस फैसले को कायम रखा। अच्छा, आप कैसे एज ए तज्जिया निगार कैसे देखते हैं कि जो उनकी ड्यू तमाम जमातों की सीटें थी जो उनकी बनती थी वो मिल गई, लेकिन ये सीटें जो उनको मिली हैं इनकी मोरालिटी क्या है? अच्छा, अब देखें, एक होती है कानूनी हैसियत और एक होती है अवामी हैसियत। बात यह है कि पीटीआई कानूनी जंग हार गई है और इसकी इब्तिदा कहां से हुई थी? 26वीं आईनी तरमीम। नहीं, कतई नहीं। ये जो फैसला है ना सीटों वाला, इसका 26वीं आईनी नहीं, ये आईनी बेंच ने सुना है 26वीं आईनी तरमीम। सर मेरी अर्ज सुन लीजिए, आपके नाजरीन को रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के लिए मैं बता रहा हूं। इसकी इब्तिदा हुई थी पीटीआई जो अपना पार्टी इलेक्शन नहीं करा सकती, जिसकी वजह से पीटीआई का निशान छीन लिया गया। ये लंबी डिबेट है, हम इसमें जाते नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें ये जो फैसला हुआ है मामला भी आएगा, तो इसलिए इसकी इब्तिदा पीटीआई की हमाकतों से हुई थी। क्योंकि हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि जजिस का एहतराम है, वो कोई भी जज हो, लेकिन उनके जो डिसीजंस हैं उनको हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं लीगली। अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने किया है, कानून को, आइन को इंटरप्रेट उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उन्होंने किया है और मैं समझता हूं कि हमें मानना चाहिए। हाई कोर्ट ने उनकी पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई की बात को नहीं माना, वो भी बात दुरुस्त थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की बात मौकफ को मान लिया, वो दुरुस्त बात उन्होंने फैसला किया। हुकूमत की अपील को इसी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने मान लिया, इसका मतलब ये भी दुरुस्त है। मैं समझता हूं कि जो फैसला हो गया है हमारे पास इससे। अच्छा, राइट, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। तो मुझे बताइए मियां साहब कि आप समझते हैं कि ये हुकूमती इत्तेहाद को अब 2/3 अक्सरियत मिल गई है हुकूमती इत्तेहाद, बज़ाहिर तो ये नजर नहीं आ रहा कि इनमें कुछ दरार आएगी, मफादात इनके साझे हैं, ठीक है ना जी, और इनके चाहे वो माली मफादात हों या हुकूमती हों, पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक दूसरे के खिलाफ जाहिर है बयानबाजी तो वो करते आ रहे हैं 1.5 साल से लेकिन रहेंगे साथ ही। तो आप समझते हैं कि ये इसके बाद 2/3 अक्सरियत मिलने के बाद मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ सकेगा? मेरा ख्याल है कि एक बयान वाडा साहब का एक आध दिन पहले उन्होंने कहा ये ना भी मिलती तो हमारा कौन सा काम था जो नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। सबसे पहली बात तो ये है, मसला ये है कि ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये सीटें ज़्यादा मिलने से ये ज़रूर हो गया कि वो एक पार्टी जो है उसकी जो है कम अज़ कम उनके मोहताजी नहीं है। जैसे 26वीं तरमीम के लिए आपको बार बार जो है भागदौड़ करनी पड़ी। ये असल मकसद ये है। और बल्कि कल राना सनाउल्लाह साहब का एक बड़ा एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो उसके अंदर वो बड़ा उन्होंने खुल के बात की। उन्होंने कहा जी कि हमें वक्त चाहिए। तो एंकर साहबा ने कहा कि वो तो आपके पास आपके 5 साल हैं, तो फिर आपको, उन्होंने कहा जी नहीं, वक्त जो है ना, हमें मईशत का इस वक्त पटरी पे चढ़ी नहीं है जिस तरह से हम चाह रहे हैं, उसको पटरी पे ले जाने के लिए हमें मजीद वक्त चाहिए। उन्होंने कहा फिर 10 साल चाहिए। उन्होंने कहा जी 10 साल, यानी फोर्ब्स ने जो कहा इंटरप्रिटेशन गलत होती है, पाशा साहब भी बता सकते हैं। कल का जो उनका फोर्ब्स का, उन्होंने कहा कि जी हमारे जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का पहले चांसेस थे 8 पॉइंट समथिंग, अब है 5.6 समथिंग, यानी कि डिफॉल्ट होने का खतरा भी है जी। नहीं, वो मौजूद है। दूसरी बात यह है कि देखिए, असल मसला जो अभी आपने इशारा, जो अभी आपने बात की थी ना इनसे, सियासी इस्तेहकाम, पाशा साहब से,
सियासी इस्तेहकाम के लिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर ये अदालतों की बात करेंगे, देखें कानूनी गुंजाइश जरूर होती है, बगैर उस गुंजाइश के फैसला नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे अवामी बात की है या सियासी बात की है, तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें बहुत सा ख्याल रखना चाहिए, वरना अगर ये सियासी फैसले सारे इस तरह से अच्छे हो रहे होते तो जस्टिस मुनीर आज तक इस तरह से लोग उसको याद ना करते, और बाकी लोगों का जिनका जिक्र आ रहा है और बहुत सी इस वक्त भी बातें हो रही हैं। और हर दौर के अंदर आज बदकिस्मती ये है कि हमारे तमाम पिलर जो हैं वो सियासी हों, वो हमारे सहाफती है, वो हमारा अदालती है, सारे के सारे जो है ना इस वक्त आप देखें कि ये कहीं ना कहीं पोलिटिसाइज है। जब से पोलिटिसाइज हुआ ये सारा कुछ, उसके बाद वो हालात नहीं रहे। आज देखें कि वो कोई किसी जज की बात कर रहा है, नून लीग कल तक किसी जज के खिलाफ एक बात कर रही थी, आज पीटीआई किसी एक के खिलाफ कर रही है और पीपल्स पार्टी किसी के खिलाफ कर रही है, यानी कि बदला कुछ भी नहीं है, वहीं की वही बात है। और लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि ये सियासी जमातों ने यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये चाहते हैं कि हम सियासी इस्तेहकाम आए और मुल्क के अंदर को बेहतरी की तरफ जाए, देखिए ये इस तरह से जैसे चल रहा है, जैसे पाशा साहब ने कहा जैसे 70 साल से चल रहा है चलेगा, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को आगे को नहीं गया। आप देखें कि इतने सालों के अंदर आपके साथ आजाद होने वाले जो मुल्क हैं वो कहाँ पे हैं और आप किधर हैं। अगर इसी तरह चलना है तो ये कुछ चलने वाली बात नहीं है। अल्लाह ताला ने पैसा मुझे बताइएगा, एक तो ये है कि 2/3 एक्सपीरियंस मिलने से पॉलिटिकल जिसे इस्तेकाम कहते हैं, सियासी इस्तेकाम कहते हैं, वो आ सकेगा। और दूसरा इसका पोर्शन ले लीजिए क्वेश्चन का, क्या ऑपोजिशन को बलडोज करके कुचल कर किसी भी रियासत में हुकूमत कोई भी हो जमहूरी कराई जा सकती है? आपने बहुत प्यारा सवाल किया है। पहली बात एक मैं बता दूं कि 18 से लेकर 26वीं आईनी तरमीम तक, 18वीं से लेकर 26 तक, क्या किसी के पास 2/3 अक्सरियत थी? उसके बगैर ही ये तरमीमें होती रही हैं। 26वीं तरमीम हाल ही में हुई है, बगैर 2/3 के हुई है। तो अब अगर 2/3 मेजॉरिटी ना भी मिलती मौजूदा सेटअप को तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। अब ये बात तो भी मियां साहब ने कर दी, ठीक है, इसलिए ये इमटेरियल है। फिर आपने जो बात कही, मियां साहब ने बड़ी तारीखी बात कही है कि वो जस्टिस मुनीर और वो फलाना, मुझे ये बताइए क्या अवामी राय की कोई अहमियत है? कतई अहमियत नहीं है। आप देखिए कि जनरल जियाउल हक ने अपना एक सेटअप बनाया, उस सेटअप के लिए जरूरी था कि पीपल्स पार्टी को फना कर दिया जाए। अपने 11 साल दौरे हुकूमत में जियाउल हक ने भुट्टो को फांसी भी दे दी, तारीख से वो नहीं मिटा सका, लेकिन जियाउल हक ने डट के हुकूमत की। जितने हमारे अयूब खान का 11 साल दौरे हुकूमत देख लें, उन्होंने डट के यानी गैर आईनी बातें की, ड्रामे किए, तुन के हुकूमत की। उसके बाद अपना ही जो उनका आयन बनाया हुआ था उसकी मुखालफत करते हुए जब उन्होंने इख्तिदार छोड़ा तो वो अपने आर्मी चीफ को देकर गए। तारीख शरीक छोड़े आप देखें कि जो उस वक्त की जरूरत थी हर डिक्टेटर ने, हर हुक्मरान ने वो किया। जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर कहा जाता है कि बहुत अवामी दौर था। उसके दौर के अंदर अपोजिशन लीडरों को डंडा डोरी करके असेंबली से बाहर फेंका जाता था। उसी दौर के अंदर नेशनल अवामी पार्टी, वली खान पार्टी को गद्दार डिक्लेयर किया गया, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर उनका ट्रायल किया गया। वो हम कहते हैं जी पाकिस्तान का बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक ईरा था। उसके अंदर क्या हुआ? इफ्तिखार तारीख के साथ जो तशद्दुद, वही सारी देख लें। जमात इस्लामी के डॉक्टर नज़ीर को क्या किया, गुलाम मुस्तफा खर ने क्या किया, वो जमहूरी दौर था जहां जिसमें किसी नहीं, फिर बाद में खर के साथ जो हुआ वो भी ठीक है। आप बात कर रहे हैं कि अब क्या होगा। राणा सनाउल्लाह ने जो बात कही है मैं उसकी 100% तायद करता हूं। एक बात याद रखिएगा, इस निजाम के चलने का बंदोबस्त हो चुका है और वो उस वक्त तक चलेगा जब तक हमारे फील्ड मार्शल नहीं। तो मईशत को बूस्ट किए बगैर ये निजाम कैसे चलेगा? मुझे ये भी अब देखिए, मईशत जो है, मईशत तो अभी भी आपकी बॉटम पे है। नहीं, मैं बता रहा हूं, मईशत की जो स्लाइड है वो रुक गई है, बेहतरी नहीं आई। अभी बेहतरी की तरफ मईशत का सफर शुरू नहीं हुआ, जैसा कि अपने हमारे मियां साहब ने कहा। लेकिन साहब आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, आप मुझे बता दीजिए कि पिछले 3 साल में पाकिस्तान में कौन सी बैरूनी सरमायाकारी आई है या फिर सरमायाकारी आपको नजर आ रही है कि जिसकी बेसिस पे हम कह सकें कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो टेक ऑफ करने लग पड़ी? नहीं, टेक ऑफ हरगिज़ नहीं की, लेकिन ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी हमाकतों के साथ जो आलमी मालियाती इदारों के साथ गड़बड़ की थी,
पाकिस्तान मुआशी तौर पर आलमी वो तो चला गया ना, 3 साल पहले चला गया। मैं वही कर रहा हूं। तो उन 3 सालों के अंदर, गुजरे 3 सालों के अंदर हमारी एक जो पहली गवर्नमेंट थी शहबाज शरीफ साहब की, 2 साल जो उन्होंने पूरी किए, फिर केयर टेकर सेटअप आया और उसके बाद 1 साल। मैं एक बात आपको बता दूं कि जो बहुत अलार्मिंग है कि पिछले 1.25 साल या 1.5 साल जब से ये गवर्नमेंट आई है, 4 प्रोग्राम आप ले चुके हैं IMF का जी। ये तारीख में नहीं हुआ पहले कभी। ये अलार्मिंग बात नहीं है आप? नहीं, देखें आप एक बात समझिएगा कि हम जिस निज़ाम मईशत के अंदर रह रहे हैं वहां पर कर्ज लेना जो है ये कोई बुराई नहीं है। आप देखिए कि आज एलन मस्क का बयान आया है, जरा गौर कीजिए। उन्होंने एक बिल की मुखालफत की है जो ट्रंप ने पेश किया है, और वो बिल क्या है? वो कर्ज लेने का बिल है। चले मुझे जरा सिंगल लाइन आंसर दे दीजिए। कोई भी हुकूमत, कोई हम किसी हुकूमत की बात कर रहे थे, जमहूरियत और हुकूमत जो है गाड़ी के दोनों पहिए। अब ऑपोजिशन को क्रैश करके कुचल कर वो हुकूमत जमहूरी कितनी होगी और उसकी सर्वाइवल की कितनी देर तक चल सकेगी? नहीं देखें, ये अभी आप जो मिसालें दे रहे थे वो हमारे सामने है माजी जी। आप देखिए, अगर आप अपोजिशन सिर्फ PTI को कहते हैं तो वो तो कुछ नहीं जा रही है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि अगर हमारी हुकूमत और रियासत का ये नुक्ता नजर है कि इमरान खान ने 9 मई PTI ने जो किया ये वतन के साथ गद्दारी है, तो इनको कुचल नहीं देना चाहिए, इनको सफा हस्ती से मिटा देना चाहिए कि अगर इन्होंने रियासत के खिलाफ काम किया। 27 में आईनी तरमीम ऐसी है आपकी सजेशन के ऊपर कुचल देना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि हमारी हुकूमत और हमारी रियासत जो है वो यकसू नहीं है, यकसू नहीं। दूसरी तरफ अपोजिशन मौजूद है। फजलुर रहमान साहब भी तो अपोजिशन है ना, वो अपोजिशन कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अपोजिशन कर रहे हैं। तो ये कहना 3 सीटों पे 10 मिल तो गई उनको। आप ये देखिए कि जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर के अंदर 1 सीट पर अपोजिशन होती नहीं, तो इसलिए ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो आप देखें ना, आज के सियासतदान का उस दौर के सियासतदानों से मुकाबला तो ना करेगा। अब तो सियासतदान का कौन सी डिबेट। अगर हम अपोजिशन मान लें इमरान खान और PTI को, तो उन्होंने तो 3 सालों के अंदर एक लफ्ज की अपोजिशन हुकूमत की नहीं की। उनका तो एक ही देखे ना 85 इमरान खान को रिहा करो। बात सुने, 85 की जो नॉन पार्टी असेंबली थी उसमें कितने अच्छे डिबेटर थे, हाजी सैफुल्लाह और ये वो सब लोग बड़ी अच्छी डिबेट्स करते हैं। सो मच सो कि शेख रशीद भी ऑपोजिशन लीडर थे, लेकिन वो लेवल डिटीरियरेट कर गया है। जी मियां साहब कैसे देखते हैं कि ताकत का इर्तिकाज जो है मुतरकुल अनानियत को जन्म नहीं देगा? क्योंकि ये जो इत्तेहाद है इस वक्त हुकूमती, इनके पास जाहिर है कि ताकत का इर्तिकाज तो नजर आ रहा है कि हो गया अब उनके 2/3 मेजोरिटी के बाद। और हमने ये 96 और 97 की जो असेंबली थी, मियां साहब को जब 2/3 मेजोरिटी दिलवाई गई थी, ये हम तजर्बा उस वक्त भी देख चुके हैं। और अभी PMLN और PPP में मेरे ख्याल में कोई डिफरेंस नहीं है, होगा भी नहीं। आपके सवाल में ही जवाब आपने खुद ही जो है ना, क्योंकि ये ताकत के जो पहले भी देखें कि हमेशा जब भी 2/3 अक्सरियत तो खुद ही गलतियां जो है ना, वो जो उनका बोझ ही बड़ा होता है, वो बोझ बहुत ज्यादा है। और वो शायद एक और बात जो है ना बहुत अहम, यहाँ पे पाशा साहब जिनकी यहाँ वकालत उन्होंने की है, मैं भी वही बात करता जाऊँ कि यहाँ पे हमारे सियासतदान जो हैं वो इस गलत फहमी में आ जाते हैं कि हम अपनी बाजुओं पे आए हैं, हम अपनी ताकत पे आए हैं, हम आवाम की ताकत से आए हैं, हम अपने वोट से आए हैं। चाहे वो वोट मिला या नहीं मिला, लेकिन 2/3 अक्सरियत का जो बोझ है वो उठाया नहीं जाता। और नतीजा क्या है कि कोई ऐसी गलती कर लेते हैं, वो समझते हैं कि हम ही हैं सारा कुछ, हालांकि उन्हें पता है कि जो लेके आए हैं उनको फिर यहाँ से निकालने का भी। आपको याद होगा कि 2099 से पहले जो असेंबली थी 97 की, मियां साहब ने तो वो कौन सी आईनी वो जो तरमीम थी उसमें अमीरुल मोमिनीन भी बनने चले। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि ये बजाय इसके कि ये बोझ होगा इन पे, इसलिए क्योंकि अभी तो देखें इनके पास ये है कि हमारी जो है ना, हम जो है ना एक इतनी सारी पार्टियों का एक मुश्तरका हमारी हुकूमत है, तो फिर जब उनको 2/3 अक्सरियत मिल जाती है तो फिर फैसले जो हैं, लेकिन फैसले करने की, क्योंकि बदकिस्मती ये है कि जब यहाँ हमारी हुकूमतों से लोग निकलते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास तो इख्तियार कोई नहीं है। उस वक्त उसी अदारे की तरफ हर उंगलियां उसी तरफ होती हैं। और मैं बार बार जो बात करता हूँ, मैं चूंकि सियासी एक वर्कर, आप समझते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब की आज अगर गवर्नमेंट खत्म होती है तो वो भी इमरान खान की तरह उस इदारे के खिलाफ बोलेंगे जी, जैसे माजी में
मियां नवाज शरीफ साहब बोलते रहे। पिछले दिनों एक सियासतदान रो रहा था और वो कह रहा था कि मैंने तो कभी इनके खिलाफ बात भी नहीं की, मेरे साथ भी ये हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि मियां साहब तो उससे ज्यादा जो है ना वो आज जो एक पेज वाली बात है इससे बेहतर जो है ना वो आज तक पाकिस्तान के अंदर नहीं, तो इमरान खान भी कहता था नहीं, लेकिन इमरान खान ने, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं वो जो बात मैंने पहले की है कि हम भूल जाते हैं कि हम कैसे जो है ना उन्हें 2018 का इलेक्शन, अगर वो लीडर बनना था, अगर 2018 के इलेक्शन के अंदर उन्होंने वो जो नए पाकिस्तान की बात की थी, जो वो मगरबी जमहूरियत की बात करते थे, वो जो रियासत मदीना की बात करते थे, तो उस वक्त उनको हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी। अगर वो ना लेते तो नतीजा कुछ और होता, उनको इससे बेहतर जो है ना वो रिजल्ट मिलता। लेकिन उन्होंने उस वक्त उसी तरह कबूल किया जिस तरह बाकी करते रहे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त आज की जो हुकूमत है, आज का जो एक पेज है, वो कहीं बेहतर इसलिए है कि आज कोई इख्तलाफ उनके दरमियान इस तरह से नहीं है, ना ही कोई मज़ामत है उस तरह से। आज अगर उनसे नहीं हो रही जो बार बार एक चीज और है मियां साहब, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से ना मियां नवाज शरीफ साहब को प्रमोट करने की एक पॉलिसी नून लीग के सामने आ रही है, जिसमें मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस को मैंने जो देखा है कि मियां साहब के कारनामे और ये वो, हालांकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अवाम ने उसको मुस्तरद किया है मियां साहब को जनरल इलेक्शंस में। तो ये एक जो, क्योंकि वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि माजी में जो करते रहे हमारे मुख्तदर हल्कों को भी एक्सेप्टेबल तो नहीं है वो असल में मुख्तदर हल्कों को इसीलिए नहीं है। और उसकी वजह यह है कि यही बात जो मैं अभी बात आपसे कर रहा था जी कि देखिए कि जब इक़्तिदार छूटने के बाद, इक़्तिदार छूटने के बाद बातें वही है। मैं यही बात कह रहा हूँ कि अगर ये बात जो है ना अगर समझ आ जाए कि भी हम कैसे आए हैं, तो अगर हमने बिल्कुल जेन्युइन तरीके से अगर वोटों पे आना है तो फिर जो है ना आप ये बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो बात ही नहीं है तो जिनके कंधों पे आप आए हैं तो फिर आप उनके साथ चलें और उनके साथ जो है ना, और बल्कि मैं समझता हूँ एक लास्ट जो है ना वो मैं लास्ट बात करता जाऊं। आज तक अभी पाकिस्तान के अंदर, पिछली गवर्नमेंट के अंदर भी और अभी भी, आपके आर्मी चीफ जहां जाते हैं वहां आपकी बात सुनी जाती है, जहां पे बात होती है वहां से IMF हो, वहां पे बाकी मामला हो, वो वर्ल्ड बैंक हो, वो आपके कोई भी मामला उनके बगैर कोई नहीं आंसर। अच्छा, बिजली के बिलों में PTV की फीस आज भी शामिल है। अच्छा, मैं एक गई थी दे देता हूँ, वन लाइन पहले ले लें कि ये जो नून लीग को 2024 के इलेक्शन में 1 करोड़ 44 लाख वोट मिला है, वो सिर्फ एक बंदे की वजह से मिला है और उसका नाम है मोहम्मद नवाज शरीफ। इसलिए ये कहना कि अवाम ने मुस्तरद कर दिया, ये बिल्कुल हक़ाइक़ के खिलाफ है। तो आगे बढ़े नहीं, बिल्कुल गलत है ये। वो जो इलेक्शन हारे हैं और जो वो हारना और बात है। अच्छा, 1 करोड़ 44 लाख वोट जो नून लीग को मिला है वो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ। अच्छा, मुझे वाइंड अप करना है। अच्छा, अब आपने वो जो मुख्तसर बता दीजिए कि एक तो वो बिल में शामिल किया है और 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने की टाइम फिश है। PTI की कोई भी अपने इमरान खान की कोई भी आवाज जो है वो सदा सहरा है। मखसूस नशिस्तें दूसरी पार्टियों को देने से तरीके इंसाफ को कोई सियासी फायदा, कोई फायदा, कोई नुकसान नहीं। साहब लास्ट मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं तस्दीक कर दूं कि ये जो बिजली के बिलों को में आए हैं, इसका इतलाक 1 जुलाई से होगा। जुलाई के बिल जो ना करो आएंगे, ना करो उस ਇਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ डिसाइड होया सी। ओए हुजूर, है बिल जेड़े ने बजट दे अप्रूव जेड़ा है, बजट 1 जुलाई से नाफिज होगा। ये बजट के अलावा उन्होंने ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये अप्लाई होगा ये जुलाई से। मेरे साहब एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया, 1 आंसर दे दीजिए। तहरीक इंसाफ ने 10 मुहर्रम के बाद कोई उसमें कुछ जान नजर आ रही है आपको? मैं नहीं समझता, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा जो है ना वो देर हो गई है और इतना थका दिया उन्होंने अपने वर्कर्स को, और उसका कोई नतीजा तो निकलना नहीं। थैंक यू वेरी मच आप दोनों दोस्तों का। बस आप देख रहे थे आखिर कब तक। हमने कोशिश की कि आज की डेवलपमेंट्स के ऊपर बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन जो है हमारे मेहमानों की आपके पास आए। उम्मीद आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए।